दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी में जो थर्ड चैप्टर का बाकी का जो पोर्शन बचा था उसे पूरा करेंगे। तो हम लोग ने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कस किया था। इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, भौतिक गुण जो थे, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर इसके जो है कुछ इनके जो रासायनिक गुण थे उनके बारे में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब आगे का जो पोर्शन बाकी था उसे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते देखते क्या है। तो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी थी वहां तक हम लोग देख चुके थे कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील है और कौन सी कितनी कम है और कौन मिड में आती है। ठीक है, तो और ये भी हमने देखा था कि जो उच्च अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं हैं वो निम्न वाली जो है उनको विस्थापित कर देती हैं उनके सोल्यूशन से। ठीक है, उनके लवण से। तो यहाँ पे देखिए, पहली हमारी जो हेडिंग है वो है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ऊपर की क्रियाकलाप में जो क्रियाकलाप थे उनमें आपने कई अभिकर्मक जो रिएजेंट थे उनके साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। तो 9th क्लास में हमने अध्ययन किया था कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के को जो हम लोग ने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9th क्लास में पढ़ा था उसी को ही हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को ही देखेंगे। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूर्ण, यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं उनमें कंप्लीट होते हैं। संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं। तो जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, वो फुल होती है उनकी सेल। तो इसलिए जो है, तो इनकी जो संयोजकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से संयोजकता जो है वो जो है मतलब कोश पूर्ण होने की वजह से जो ऐसी गैसें होती हैं वो उत्कृष्ट हो जाती हैं, नोबल हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि वो फ्री फॉर्म में रह सकती हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी। इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि वो जो है संयोजकता को पूर्ण करने के लिए वो किस तरीके से अभिक्रियाशील हो रही हैं। तो देखिए, उत्कृष्ट गैसों में एवं धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे नीचे सारणी दी गई, उसमें हम देखेंगे सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम परमाणु जो है उसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम अपने जो एम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, यानी कि सॉरी ये है, ये समझिए कि जो सोडियम है उसमें हम लोग ने देखा था कि जो कक्षाएं होती हैं ना, के, फिर होती हैं सेकेंड में एल, फिर लास्ट में होती है एम। तो इसमें 2 होता है, इसमें जो है 8 होता है और इसमें भी 8 होता है। लेकिन जो सोडियम होता है उसका कितना होता है, उसका परमाणु क्रमांक ही 11 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 11 होता है। तो 2 और 8 तो इनका कंप्लीट है, यानी के और एल तो फुलफिल हो रहा होगा और जो एम वाला होगा इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो है अगर ये जो सोडियम है वो अपने एम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देता है तब एल कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाता है और जिससे इसका जो स्थायी अष्टक है, इसका अष्टक तो पूरा हो गया ना, वो उपस्थित हो जाता है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 10 हो जाती है, क्योंकि पहले उसकी भी 11 थी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं संख्या में, बस ये होता है कि प्रोटॉन जहाँ पे है वहीं स्थिर रहते हैं, उनकी संख्या फिक्स रहती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका लेन देन की वजह से उनकी कम और ज़्यादा होती रहती है। तो 10 होने के कारण इनमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा ये सोडियम धन आयन, अब जाहिर सी बात है 10 हो गया यानी कि एक की कमी हो गई, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव आयन आ गया। ठीक है, वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो क्लोरीन इससे जो है वो लेगा ना, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो जाहिर सी बात है ये त्यागेगा नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेगा। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ग्रहण कर लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ना, तो इसलिए एक उसके पास ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, नाभिक जो होता है इसमें 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके के एल एम कोश जो होते हैं उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, इस पर जो Cl माइनस जो है इसमें ऋणावेश आ जाता है। इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे सारणी में हम देखेंगे कुछ और यहाँ पे तत्व दिए गए, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों के प्रकार देखिए, पहले उत्कृष्ट गैस, नोबल गैसेस में तत्व में हीलियम, नियॉन, आर्गन दिया गया है। इनकी जो हीलियम की 2 होती है परमाणु संख्या, नियॉन की 10 होती है, आर्गन की 18 होती है। तो इनकी कोश देखिए, जो हीलियम है इसकी 2 है, तो पहली कोश इसकी फिल है,
नियॉन का 10 है, इसकी 2 के और एल फिल है, और आर्गन का 18 होता है तो इसकी के एल एम फिल है, ठीक है। और वहीं धातुएं देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1, मैग्नीशियम का 12 होता है 2 8 2, एल्यूमिनियम का 13 होता है 2 8 3, पोटेशियम का 19 होता है 2 8 8 1, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का 20 होता है तो 2 8 8 2। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों सब में ही दो दो जो है, एक में दो एक एक हो रहा है आउटर मोस्ट सेल में, और एक में जो है कुछ है जिनमें दो दो हो रहा है। तो अगर एक या दो का अगर डिफरेंस यानी ये इतनी बढ़ोतरी हो रही है तो ये त्यागेंगे, ठीक है। तो ये जो धातुएं होती हैं, और मोस्टली ये होता भी है कि जो धातुएं होती हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज मोस्टली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अधातुएं देखिए, अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं धातुओं में क्या था कि त्यागने वाली प्रोसेस होने की पूरी चांसेस थी। अब अधातु हैं उनमें देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 परमाणु क्रमांक होता है 2 और 5, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है 2 6, फ्लोरीन का 9 होता है 2 7, फॉस्फोरस का 15 होता है 2 8 5, सल्फर का जो है वो 16 होता है 2 8 6, क्लोरीन का 17 होता है 2 8 7। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, इनको 2 चाहिए हो, इनको कंप्लीट होने के लिए इनको 2 चाहिए, इनको 3 चाहिए, और फिर इनको तो एक ही चाहिए, ठीक है। इनको भी 3 चाहिए, इनको 2 चाहिए, इनको 1 चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है सिर्फ 3 तक की ही ये जो है मेजर किया जाता है कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक की ज़रूरत है तो आप ले लो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप दे दो, त्याग कर दो, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर होता है तो वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है, तब वो जो है वो दूसरी अपनी रिएक्शन होगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो धातुएं होती हैं उनमें मोस्टली जो धातुएं हमने देखी उनमें पॉजिटिव चार्ज आने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। वही अधातुओं में हमने देखा कि कमी हो रही थी, तो जब कमी हो रही थी तो ये लेंगे तो जाहिर सी बात है इनमें नेगेटिव चार्ज आएगा। वहीं ये विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित भी होंगे, क्योंकि आवेश जो है पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है। मजबूत और आकर्षित होने के बाद इनमें एक स्ट्रॉन्ग जो है स्थिर वैद्युत बल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और जो है इसमें और वो स्थिर वैद्युत बल में बंद करके सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ये अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि ये विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो एक अणु है, बल्कि क्या है, ये आयनों का, अलग अलग आयनों का एक समुच्चय है। तो देखिए ना कि जो सोडियम है उसमें N+ है, वही क्लोरीन में Cl- है, तो इन दोनों के समुच्चय से ही तो सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के समुच्चय से बना हुआ है। अब एक और जो है आयनिक यौगिक हम देखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम में हमने देखा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो इसमें मैग्नीशियम का धन आयन आ जाएगा, दो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव। वही क्लोरीन जो है उसमें एक ही नेगेटिव होता है। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है ना, तो यानी कि क्लोरीन को एक ही की ज़रूरत है। तो अब जाहिर सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्लोरीन को एक की ज़रूरत है, यानी कि हमें एक और क्लोरीन की मदद चाहिए होगी। तो यहाँ पे दो दो क्लोरीन की मदद कौन कर देगा, मैग्नीशियम कर देगा अपने इलेक्ट्रॉनों से। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, दो क्लोरीन जो है वो अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से मैग्नीशियम का जो है डबल क्लोराइड यानी कि MgCl2 वाला फॉर्मूला पूरा इनका बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिक बनते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक बोलते हैं, और ये वैद्युत संयोजक यौगिक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। क्या आप MgCl2 में उपस्थित धन आयन एवं ऋण आयन का नाम बता सकते हैं? तो देखिए हम लोग ने यहाँ पे देखा भी था कि जो है Mg डाई पॉजिटिव जब था तो उसको हमने मैग्नीशियम आयन बोला, क्लोरीन नेगेटिव जो था तो हमने क्लोराइड ऋण आयन बोला, ठीक है, क्लोराइड आयन बोला है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो यहाँ पे जो आयनिक यौगिक हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे देखिए आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। तो इसमें हमें क्या देखना है, इस क्रियाकलाप में विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बोरियम क्लोराइड, किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। जो लैब है उससे आप इनमें से कोई जो है लवण ले लें या कोई अन्य लवण ले लें, उनका नमूना लीजिए। इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है उसे सबसे पहले देखिए। उसके बाद धातु के स्पैचुला पर
धातु का जो एक स्पैचुला है इसमें छोटी सी मात्रा नमूने की ले लीजिए और इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको गर्म कीजिए और अन्य नमूने के साथ भी, बाकी के जो लवण हैं उनके नमूने के साथ भी यही करिए। आप क्या देखते हैं, क्या ये नमूना ज्वाला को रंग प्रदान करता है, क्या यौगिक पिघल जाता है? तो ये सारे क्वेश्चन को हम उसी समय हम देखेंगे। नमूने को जल, पेट्रोल एवं केरोसिन के घोल का प्रयास कीजिए, यानी कि इसमें जो है जल में घोलिए या पेट्रोल में घोलिए या केरोसिन में घोलने का प्रयास करिए, जो भी हमें नमूना मिला है, ठीक है। क्या ये घुलनशील है, इसे हमें देखना है। तो इस तरीके से ये जो 3 पॉइंट जो ये चित्र दिख रहा है, इसमें परिपथ एक बनाइए और इसमें एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डालिए। आप देखते हैं कि इसी प्रकार अन्य लवण नमूने की भी जांच करिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। पहले हम उसको जला के देखेंगे, ज्वाला का कलर या फिर उसका कलर या वो पिघल रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। दूसरा हम उसको घोल के देखेंगे कि केरोसिन या पेट्रोल या जल में कि घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। तीसरा हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित करके हम देखेंगे, उसके लवण के नमूने की जाँच करेंगे कि वो कैसा है, ठीक है। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो यहाँ पे ये भी देखेंगे। लवण के विलयन में चालकता की जांच करनी है। यहाँ पे मेनली जो लवण बना है, ठीक है, तो जांच का जो विलयन बनाया गया है और ग्रेफाइट की यहाँ पे छड़ें ली गई, इसमें हमें यही देखना है कि ये जो लवण का जो विलयन बना है वो जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है कि नहीं, यही मेन चीज़ देखनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक दिए गए। आयनिक यौगिक यहाँ दिए गए, NaCl आयनिक यौगिक है, अभी हम लोगों ने देखा था। इनका गलनांक जो होता है 1074 होता है। क्वथनांक इनका जो होता है, यानी कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1074, ठीक है। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 1686 होता है। वही LiC का सॉरी लिथियम क्लोराइड का देखिए, और जो है कैल्शियम क्लोराइड का देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का देखिए, यहाँ पे सारे दिए गए। आयनिक यौगिकों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो गुणधर्म दिए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे इसलिए इसे ध्यान से देखना है। ये आयनिक यौगिकों के गुणधर्म दिए गए। सबसे पहले हम इनकी भौतिक प्रकृति देखेंगे। भौतिक प्रकृति इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होती है, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। इनमें क्या होता है, धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है ना, तो जो है उसके कारण ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं और कठोर भी होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये भी कंडीशन है, मतलब ठोस और कठोर तो हो रहे हैं, लेकिन अगर इन पे प्रेशर डालते हैं तो ये भंगुर टुकड़ों में टूट जाएंगे। उसके बाद गलनांक एवं क्वथनांक देखिए। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ये बंधे होते हैं, ठीक है। तो उन्हें तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही हाई होता है। वही इनकी घुलनशीलता देखिए। इनकी जो घुलनशीलता है उसमें क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक, ये जो जो है मैग्नेटिक मतलब कि विद्युत के द्वारा जो है ये संयोजी यौगिक पूरे बने हैं, ठीक है। सामान्यतः ये जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जल में घुलनशील होते हैं, और पेट्रोल और केरोसिन जैसे विलायक जो होते हैं उनमें अविलेय होते हैं। फिर है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इनकी देखिए कि जो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ठीक है। विद्युत चालकता में देखिए, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है, तभी विद्युत चालन होगा। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि देखिए विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयन की ही जरूरत होती है। तो इसलिए जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, क्योंकि आयन जो है वो इलेक्ट्रोड भी इलेक्ट्रोड भी तो प्लस और माइनस के बेस पे बनाए जाते हैं, तो ये विपरीत जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके ऊपर उनकी तरफ ही गमन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। वहीं लेकिन आयनिक यौगिक जो है जब गलित या विलीन की अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले जो आयन होते हैं उनकी मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। जब ये विलयन के फॉर्म में होते हैं तो ये जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है, तो ये जो आकर्षण बल होता है ये ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन एवं विद्युत का चालन करने लगते हैं। स्वतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं तो विद्युत का चालन करने लगेंगे। अब हमें यहाँ पे देखना है धातुओं की प्रकृति, सॉरी ये जो धातु हैं वो प्राप्त नेचर से प्राप्त कैसे किए जाते हैं। तो देखिए
पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो कोर है, वहाँ पे धातुओं, अर्थ की जो सरफेस है वो जो है धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित होते हैं। और पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो मेटल्स, जो यहाँ पे आप समझिएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो यौगिक, जो प्राकृतिक रूप में भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, उनको हम खनिज या जो है मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। जैसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे खनिज में जो विशेष धातु होती है उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनमें क्या मतलब गंदगी कम होती है, मात्रा धातु की ज़्यादा होती है, तो वहाँ से हम इसको निकालना ज़रूरी होता है। तो इन खनिजों को हम क्या कहते हैं? ऐसे खनिज जिनसे हम धातु की अधिक से अधिक मात्रा निकाल सकते हैं, इनको हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या हो गया? इन्हीं को ही हम अयस्क कहते हैं और यही हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन हमें करना है धातुओं का, मेटल का, कि कैसे हम उनको प्राप्त करेंगे, उनके जो भी अयस्क जो हमको और मिला है उससे, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होगा, कि ये जो ओर है उससे हम धातु को कैसे उसका एक्सट्रैक्शन करके उसे प्राप्त करेंगे। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रियता की जो श्रेणी थी उसमें नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लैटिनम, कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में ये पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और सबसे कम क्रियाशील होते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर और जो सिल्वर है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? अपने सल्फाइड के रूप में या फिर अपने ऑक्साइड के रूप में, जो ओर है वो ओर के रूप में जो है ये संयुक्त अवस्था में मिलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की जो धातुएं हैं उनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं पाई जाती हैं उनमें Zn, जिंक होता है, आयरन होता है, लेड होता है, Pb आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, ठीक है, ये मिड में होती है। और पृथ्वी की भूपर्पटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। कौन? जो मध्य की जो धातु होती हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्य में होती है। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है कि कई धातु जो हैं उनके क्या होते हैं? ये जो है ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता से, और ये जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में भी पाई जा रही हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो है धातुएं जो होती हैं वो मोस्टली ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जो सक्रियता की जो श्रेणियों से भी आप देख सकते हैं कि जो विद्युत अपघटन, ये जो यहाँ पे दिया गया ना, विद्युत अपघटन से इनको प्राप्त किया जा रहा है, ये भी नीचे और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कार्बन के उपयोग से इनका आप चयन करके इन धातुओं को प्राप्त किया जा सकता है। फिर लास्ट में प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या था? अभिक्रियाशीलता के आधार पर इनकी जो है प्रचुर मात्रा के आधार पर ये ऑक्साइड के रूप में मोस्टली पाए जाते हैं। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। निम्न अभिक्रियाशीलता की धातुएं, यानी कि यहाँ पे जो मेटल जो है वो उनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? लो है, ठीक है। और मध्यम अभिक्रियाशीलता की, मिड रिएक्टिविटी हो उनकी, ठीक है। उसके बाद उच्च अभिक्रियाशीलता की धातुएं, इनकी हाई रिएक्टिविटी हो मेटल्स की। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे अयस्क जो ओर है और जो है उससे शुद्ध धातु का निष्कर्षण, उसका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो कई चरणों में होता है। इन चरणों का हम सारांश में नीचे जो इसके कई भाग हैं उनमें विस्तृत चर्चा जो है वो हम करेंगे। तो ये था सक्रियता श्रेणी से संबंधित जो धातु कर्म है उनको कैसे कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड होती है ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो ये प्राकृतिक अवस्था में इनकी उपस्थिति होती है, तो इसमें ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इनको प्राप्त करने की। तो अब आइए देखते हैं, ये सारणी को देखना बहुत ज़रूरी है। पहले देखिए हम जो भी खान के द्वारा अयस्क का अभी हम लोगों ने देखा था और क्या होता है, जिसमें जो धातु है उसकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें हम अगर उसमें अयस्क से उनको निकालेंगे, ठीक है, जो भी इनका मटेरियल हमें प्राप्त है तो हमको धातु की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो है ये और हो जाएगा, ठीक है। तो ये अयस्क जो होता है और इससे जो है हम क्या प्राप्त करेंगे? अयस्क का फिर हम क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे, ठीक है। वो जो है इनका सांद्रण, इनका जो है इनकी रिएक्टिविटी में इनका जो है एक्सट्रैक्शन किया जाएगा।
अयस्क का सांद्रण होगा। अब इनके 3 तरीके की यहाँ पे देखिए, उच्च अभिक्रियाशीलता की धातुएं मिलेंगी जो मेटल ऑफ हाई रिएक्शन, मध्यम अभिक्रियाशीलता की धातुएं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्शन, ठीक है, तो मीडियम जो है रिएक्टिविटी, और यहाँ पे निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं वो लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स हो जाएंगी। उच्च अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं हैं इनको हम कैसे प्राप्त करेंगे, इनको हम गलित धातु का विद्युत अपघटन, पहली बात तो ये उच्च अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं हैं जब ये गलित अवस्था में होंगी यानी कि जो है लिक्विड फॉर्म में होंगी, तब हम इनका इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस की जो है सहायता से इनका मोल्टन ओर प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम प्योर धातु में प्राप्त हो जाएगी। वहीं मध्यम अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होती है और एक सल्फाइड अयस्क के रूप में। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था जो मीडियम में आ रही थी वो या तो कार्बोनेट फॉर्म में मिलती हैं या फिर सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं इनका निस्तापन के द्वारा इनकी शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, लेकिन अभी निस्तापन के द्वारा शुद्ध धातु नहीं, निस्तापन होता है इनका, निस्तापन को कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं ये भर्जन यानी कि रोस्टिंग के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब ये जो कार्बोनेट अयस्क निस्तापन के द्वारा धातु के इनके ऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ मेटल हो जाएंगे, उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सल्फाइड अयस्क जो होते हैं ये भर्जन के द्वारा धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से जो है ये अधिकतर जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्साइड के रूप में रहती हैं। फिर ये जो धातु ऑक्साइड है इनका अपचयन होगा, इनका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, मेटल्स का, और रिडक्शन के बाद क्या होगा, धातु का शोधन हो जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकाल दी जाएगी और उसके बाद फाइनली हमको मेन प्योर जो है धातु जो है वो मिल जाएगी। निम्न अभिक्रियाशील की जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, इनकी ये जो है ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, निम्न अभिक्रियाशील की धातु। सल्फाइड अयस्क को हमने देखा था भर्जन के रूप में होते हैं, तो ये भर्जन के रूप में इनको जो है अलग किया जाएगा सल्फाइड अयस्क को। फिर ये धातु के रूप में, वही धातु ऑक्साइड जो है इनके रूप में होंगी, और फिर उसके बाद मेटल के बाद इनकी रिफाइनिंग की जाएगी, परिष्करण किया जाएगा, किसका, निम्न अभिक्रियाशील की जो धातु होती हैं इनमें, ठीक है। तो मेनली जो है मेहनत होती है वो होती है मध्यम अभिक्रियाशील की धातुओं में। आगे देखते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। तो यहाँ पे जो अयस्क हैं इनका जो है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स जो है उनका हमें यहाँ पे देखना है कि इनका कितनी मात्रा में ये जो है पाए जा रहे हैं। पृथ्वी से खनित जो मतलब कि इनको खान से निकाला जो जाता है, अयस्कों में जो ओर्स होते हैं उनमें मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है। धातुओं के निष्कर्षण से जब इनका एक्सट्रैक्शन होता है तो उनसे पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। इस तरीके की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको अयस्क से गैंग जो है उनको हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर, उनकी जो फिजिकल और केमिकल स्टेट होती है उन पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। सबसे पहली क्या है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि सबसे पहले जो जो है मतलब कि रिएक्टिविटी की जो सीरीज थी, ठीक है, उसमें जो सबसे नीचे आने वाली जो धातुएं हैं उनका हम सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करेंगे, यानी कि गोल्ड और सिल्वर का। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनअभिक्रिय होती हैं, ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त, इनकी जो ऑक्साइड और के ही फॉर्म में मोस्टली प्राप्त होती हैं। इनकी ऑक्साइड को बस आप गर्म कर दीजिए और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे सिनाबार है, ठीक है, सिनाबार जो है ये HgS के फॉर्म में होता है, ठीक है। इससे मरकरी का एक, ये सिनाबार जो है ये मरकरी का एक अयस्क है, यानी वायु में गर्म करने पर सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, सिनाबार मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। उसके बाद और अधिक जब गर्म करेंगे तो इसका अपचयन हो जाएगा, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो मरकरी में अपचयित हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो सिनेबार है यानी 2HgS, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तापन जो है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो उसको जो है दहन होगा, फिर इसको हीट जो है गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मरकरी के ऑक्साइड है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 निकल जाएगी। फिर उसके बाद ये जो है इसके मरकरी के जो ऑक्साइड है इनका फिर से तापन किया जाएगा और ये मरकरी प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो ये इस तरीके से था कि जो कम अभिक्रियाशील वाली हैं उनके लिए। वहीं यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ भी कॉपर सल्फाइड के इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से जो कॉपर सल्फाइड हैं उनके रूप में भी उपलब्ध तांबे, हमने अभी देखा था जो हमारी जो सारणी थी उसमें हमने देखा था कि जो लो रिएक्टिविटी वाले जो है मेटल्स हैं उन वो मोस्टली किस ओर में प्राप्त होते हैं, सल्फाइड ओर में, और जो मीडियम वाले जो होते हैं वो कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों में ही प्राप्त होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए कि जो प्राकृतिक जो लो रिएक्टिविटी वाले हम देख रहे हैं, तो कॉपर सल्फाइड के रूप में यानी कि तांबा कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड हमने लिया, वायु की उपस्थिति में हम इसको गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड जो है प्राप्त होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल आएगी। फिर ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको फिर से CO2S जो कॉपर सल्फाइड है उसके साथ फिर से गर्म करेंगे और जो है काफ़ी हीट के साथ, तो हमें कॉपर अलग मिल जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर से अलग हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई कि ये लो रिएक्टिविटी वाली जो मेटल्स थी उनका कैसे एक्सट्रैक्शन किया गया, निष्कर्षण किया गया, यानी उनके जो ओर्स थे उनसे उनको अलग किया गया। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जो हैं उनका निष्कर्षण कैसे होगा? तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित जो धातुएं हैं वो हम जानते हैं कि वो या तो जो है कार्बोनेट या फिर सल्फाइड ओर के रूप में पाई जाती हैं। जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में अगर धातु को हम उसकी ऑक्साइड से प्राप्त करें तो ये आसानी होगा। तभी तो सल्फाइड और कार्बोनेट जो होते हैं उनको पहले उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम उसे प्राप्त करते हैं। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट को उसकी धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना आवश्यक है। अब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? मतलब अगर हम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। फिर उसके बाद और ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन निकल जाती है। उसके बाद देखिए ये जो प्रोसेस है कि जिसमें सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? भर्जन कहते हैं, यानी कि रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और वही कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं या फिर इसी को ही कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहले हम भर्जन रोस्टिंग करेंगे जिंक की, तो जिंक सल्फाइड हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, इनकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तापन हीट दी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। 2 मॉलिक्यूल इसके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली। वही फिर निस्तापन जब हुआ, हमने जिंक कार्बोनेट का जब लिया, सल्फाइड वाले के साथ ये हुआ, जिंक कार्बोनेट का जब हमने कैल्सिनेशन किया तो उसका जो है डायरेक्ट हमने हीट दी। अब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, डायरेक्ट हीट थी, तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। अब इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो अब मिडिल वाला लिया जा रहा है ना, तो मध्यम वाले में हमने देखा था, ऊपर एक सीरीज थी जिसमें हमने ये देखा था जो मिड वाली जो होती हैं उनको हम कार्बन के द्वारा उनका रिडक्शन कर देंगे, कार्बन का यूज़ करके हम उनका रिडक्शन करेंगे। तो वही यहाँ पे करना है क्योंकि मिड वाले ही तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक जो होते हैं उनका उपयोग करके हम ये जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुए, इन धातु से मतलब इन धातु ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो ये जिंक धातु में अपचयित हो जाता है, जैसे इनका रिडक्शन हो जाता है जिंक धातु में। जिंक ऑक्साइड है, इसका कार्बन के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो कार्बन जो है ऑक्सीजन जो इसमें जुड़ी है उसको लेकर के निकल जाएगा, यही रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी और जिंक अलग हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम अध्याय में दिए गए जो पहला अध्याय था उसमें दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से ही परिचित हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन वाली प्रोसेस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है, यानी आप ये समझिए कि जो धातु हैं उनको उनकी यौगिकों से प्राप्त करना भी एक क्या है? रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस खाली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो रिडक्शन प्रोसेस होती है उसमें हाइड्रोजन का जो है जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, यही तो रिडक्शन प्रोसेस में हो रहा था। तो ये हम लोग ने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि धातुओं को उनके यौगिकों से प्राप्त करना भी एक रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनको अपचायक के रूप में किया जा सकता है कि यानी कि जो धातु के ऑक्साइड है उनसे धातुओं को अलग करने में उनकी हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले जो धातु होते हैं उनको उनके जो है यौगिकों से जो है इनको विस्थापित कर देंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए
लिए जैसे देखिए, जब मैग्नीज ऑक्साइड जो होते हैं उनको एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। यानी मैग्नीज जो ऑक्साइड है, ठीक है, इनकी किससे की जा रही है, एल्यूमिनियम के साथ जब अभिक्रिया की जा रही है, क्योंकि मैग्नीज जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं, एल्यूमिनियम जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीज को एल्यूमिनियम जो है उनके ऑक्साइड से अलग कर देता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड अपना बना लेगा, मैग्नीज जो है अलग से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और ऊष्मा रिलीज हो जाएगी। तो क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ बताई गई है कि रेल की पटरियों को संदिग्ध करने यानी जोड़ने के लिए जो थर्मिट प्रक्रम यूज़ किया जाता है, थर्मिट प्रोसेस, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। इसमें ऊष्माक्षेपी मतलब कि इसमें जो हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा निकल रही होती है कि धातु जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की, जब आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है तो उसके द्वारा ही रेल की पटरी एवं मशीन के जो पुर्जे होती हैं उनकी दरारों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, कि जिसमें जो है मशीनी पुर्जे वगैरह होते हैं लोहे के, तो उनकी दरारों को जोड़ने के लिए इनका किया जाता है। तो इसमें देखिए, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होती है तो ये आयरन को जो है ये अलग कर देता है और Al2O3 बना लेता है, ठीक है। ये अपना जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और ऊष्मा रिलीज हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित जो धातुएं हैं उनका निष्कर्ष। अब जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाली जो धातु है इनका निष्कर्ष, इन्हें कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो देखिए, अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी, इसमें सबसे ऊपर जो है स्थित धातुएं हैं वो अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब इनका क्या किया जाएगा? तो उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह हैं ये अत्यधिक जो है अभिक्रियाशील है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, ठीक है। इनकी जो बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है धातुएं हैं इनकी जो बॉन्डिंग है वो कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। तो इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें जो पास आउट की जाएगी तो उसके द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनकी गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ये किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? क्लोराइड के फॉर्म में पाए जा रहे हैं और उनको हम विद्युत अपघटन के रूप में प्राप्त करेंगे। तो कैथोड जो है इन पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो कैथोड होते हैं उन पर ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड, और फिर देखिए यहाँ पे कि ये जो है धातुएं जो है वो किस पर ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो कैथोड होता है उस पर ऋण आवेशित होता है, ठीक है। ऋण आवेश होता है, इन पर जाके निक्षेपित हो जाएंगे, तथा एनोड धन आवेशित जो इलेक्ट्रोड है उस पर क्लोरीन मुक्त होती है। तो अभिक्रियाएं देखिए, कैथोड पर सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, इसमें जुड़ा है, ठीक है। तो ये Na हमें प्राप्त हो गया, किस पर? कैथोड पर हमें जो है सोडियम की धातु प्राप्त हो गई। वही एनोड पर हमें क्लोरीन जो है, क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो क्लोरीन पूरी जो है क्लोरीन का पूरा जो पार्टिकल है वो हमको इससे प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट है धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग करनी है मेटल्स की, ठीक है। तो ऊपर वर्णित विभिन्न ऊपर जो रिडक्शन प्रोसेस दी गई थी, इससे प्राप्त जो धातु हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य, कुछ ना कुछ अशुद्धि इनमें होती है, जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। तो धातुओं से ये जो अपद्रव्य होते हैं उनको हटाने के लिए सबसे अधिक, ये जो एलॉय होते हैं, ठीक है, इनको हटाने के लिए जो सबसे अधिक प्रचलित विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है, यानी कि यह जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वाली जो प्रोसेस है, ये सबसे जो है ज़्यादा जो है प्रचलित है, ठीक है, फेमस है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या होता है? कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण, इनका रिफाइनिंग की जाती है और विद्युत अपघटन के द्वारा इनका रिफाइनिंग
की जाती है। ठीक है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। शुद्ध धातु की पतली परत बनाई जाती है, इसको कैथोड बना दिया जाता है। धातु के लवण विलयन, धातु का जो विलयन है, जो अशुद्ध विलयन है, इसी का ही लवण विलयन बनाया जाता है और उपयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में, जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया विद्युत अपघट्ट, इसके रूप के अनुसार जैसे चित्र में दिखाया गया है उसको व्यवस्थित करें। विद्युत अपघट्ट से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु, एनोड पर स्थित जो है अशुद्ध धातु है ना, वो विद्युत अपघट्ट में घुलती जाती है। जितनी मात्रा में वो घुलती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जो कि विद्युत अपघट्ट में मिली हुई है, जो इसका सोल्यूशन है, उससे कैथोड पर उसका निक्षेपित होती जाती है, कैथोड पर वो चढ़ती जाती है। ठीक है, विलीय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं, जो घुलने वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो सोल्यूशन होता है उसमें चली जाती हैं, और अविलीय अशुद्धियाँ जो होती हैं वो एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। जो एनोड तली जो बनाई गई थी, जो अशुद्ध धातु की बनाई गई थी, उसके नीचे जो है वो इकट्ठा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो है एक्सपेरिमेंट है उसे देख लीजिए कि इसमें क्या लिया गया है। एक पूरा जो है एक बीकर टाइप यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन किसका लिया गया, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का जो है यहाँ पे विलयन लिया गया, क्योंकि हमें कॉपर ही की धातु चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है। ये जो टैंक है इसमें जो है क्या है कि यहाँ पे जो देखिएगा कि ये जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड जो नेगेटिव वाला है और ये जो पॉजिटिव एनोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो कैथोड था उसमें शुद्ध धातु ली थी, एनोड जो था उसमें अशुद्ध धातु ली थी। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमने इसमें प्रवाहित की, तो कैथोड पर हमको जो है कॉपर शुद्ध जो है इसमें प्राप्त होती गई, इस पर चढ़ती गई, और इसमें से निकल रही है कॉपर। ठीक है, और इसमें जो है जमा होती जा रही, और जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है संक्षारण। संक्षारण क्या होती है, तो ये जो कोरेजन होता है संक्षारण, इसमें होता ये है कि संक्षारण के संबंध में, कोरेजन के संबंध में आपने चैप्टर 1 में कुछ बातें जो है इसमें पढ़ी थी। तो उसमें क्या था कि खुली वायु में कुछ दिन, जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो धातुएं होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं वो काली हो जाती हैं। सिल्वर पर वायु में उपस्थित जो सल्फर के साथ अभिक्रिया, सिल्वर जो होती है वो वायु में उपस्थित जो सल्फर होते हैं उसके साथ ये अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा हो जाता है। सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है, जिसकी वजह से जो है सिल्वर की जो धातुएं होती हैं वो काली हो जाती हैं। दूसरा, कॉपर वायु में उपस्थित जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ अभिक्रिया करता है, जिससे क्या होता है, इसकी सतह से भूरे रंग की जो चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। भूरे रंग की जो चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, क्योंकि कॉपर पर भूरे रंग की जो है वो चमक रहती है ना, और ये हरे रंग की इसमें परत चढ़ जाती है। ये हरा पदार्थ जो होता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हरा पदार्थ जो चढ़ जाता है कॉपर के ऊपर, जब वो वायु में, आर्द्र वायु में उपस्थित, जब वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। थर्ड में है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जो एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो आइए उन परिस्थितियों का पता करें जिसमें लोहे पर जंग लग जाती है। तो इस क्रियाकलाप में देखिए क्या है, 3 परिखनली हमें लेना है। ठीक है, उसमें प्रत्येक में स्वच्छ लोहे की कीलें डाल दीजिए। उसके बाद इन परखनलियों को ABC नाम दे दीजिए। परखनली A में थोड़ा जल डाल करके उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। पहले वाली में जल डाल करके उसे कॉर्क से बंद कर देना है। परखनली B में उबलता हुआ आश्वित जल, उसमें 1 ml तेल डाल दीजिए। उबलता हुआ जल डालिए, उसके बाद उसमें 1 ml तेल डालिए एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल में तैरने लगेगा और वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा, वो एक परत लेयर बना देगा ना। फिर उसके बाद है परखनली C जो है, उसमें थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालिए। ये ध्यान रखिएगा, क्या डालना है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालना है। ये से डाल करके उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। ये क्या करता है, निर्जल जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो वायु की नमी जो होती है, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन जो भी मात्रा होगी उसको जो है ये नमी को सोख लेता है। तो इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण कीजिए। कुछ दिन छोड़ दे, उसके बाद इसका परीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि परखनली A में रखे लोहे की कीलों पर जंग लग गया है, लेकिन परखनली B और C में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। तो परखनली A की कील वायु में एवं जल में दोनों के संपर्क में, वायु के संपर्क में भी है और जल के संपर्क में भी रहती है, और परखनली A की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परखनली C की, देखिए यहाँ पे वायु और जल दोनों के संपर्क में रह रही है अलग से, अगर इसे देखा जाए और कंपेयर अगर किया जाए तो देखिए A वाली जो है वो किस में हमें दिख रही है, जल के संपर्क में दिख रही है। वही परखनली C वाली जो है वो कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। ठीक है, शुष्क वायु है ना, क्योंकि इसकी आर्द्रता को जो है इसने, जो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है वो उसको जो है सोख लेता है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कील को देखते जाएं, उसके बाद देखें
यहाँ पे देखिए जो जंग लगी जिसमें लग रही है, जिसमें पानी है, इसमें ऊपर वाली उसमें जो है वो एयर है पूरी, यानी एयर की भी उपस्थिति है और जल में भी ये डूबी हुई है। वही दूसरे वाली में क्या है, वहीं दूसरी वाली में जो है वायु है, और तेल की परत की वजह से ये वायु पानी में मिल नहीं पाएगी, और ये जो पानी है ये तो ऑलरेडी जो है आश्रित है, उबला हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो सी वाली है इसमें तो शुष्क जो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है, जो कि जो वाष्प है उसको ये घसीट लेगा। ठीक है, तो इसमें शुष्क वायु है। तो इस तरीके से जंग कैसे लगा वो हमने देखा। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है संक्षारण से सुरक्षा। ये जो कोरोजन है इससे हम कैसे वस्तुओं को बचा सकते हैं, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, जो ग्रीजिंग करके। ठीक है, और यहाँ पे यशद लेपन जो होता है इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन जो होता है प्लेटिंग की जाती है, फिर वो एनोडीकरण किया जाता है, आयोनाइड सॉरी एनोडाइजेशन किया जाता है। मिश्र धातु बना करके लोहे को जंग लगने से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से मिश्र धातु बना दी जाती है और लोहे को जंग लगने से बचा लिया जाता है। लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्त यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो विधि होती है इसी को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जो जस्ता यानी जिंक होती है उसकी परत नष्ट हो जाने के बाद भी यशद लेपित वस्तु जो होती है वो जंग से सुरक्षित रहती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि जो है वो मिश्रात्वन है। मतलब कि इसमें जो जो है जो मतलब कि जो धातुएं होती हैं उनका क्या किया जाता है, यहाँ पे उनकी मिश्रित धातु बना दी जाती है। धातु का यहाँ पे मिश्रण ही तो किया जा रहा है कि जो है इसमें दूसरी जो धातु है उनको मिला करके उनको सेव कर दिया जाता है। इस विधि से हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली धातु क्या है, लोहा है। लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध लोहा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है एवं गर्म करने पर यह सुगमतापूर्वक खिंच जाता है। ठीक है, लेकिन यदि इसे अगर हम थोड़ा सा कार्बन मिला दें 0.05% अगर मिला दें तो इसके मिलाने से ये कठोर और प्रबल हो जाता है। तो इसी वजह से इसका जो मिश्रित जो है मतलब कि और धातुओं का मिश्रण बना करके मिश्रित धातु के रूप में अगर हम यूज़ करेंगे तो ये ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वही क्या है कि लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त कर सकते हैं, जो कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। जिसके जो हम लोग घर में बर्तन यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो वो किसकी बने और किस क्या क्या मिला रहता है, इसमें आयरन होता है, निकल होता है और क्रोमियम रहता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्मों को बदला जा सकता है। ये पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकते हैं जो भी हम इसमें मिला रहे हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं। तो यहाँ पे जो समांगी मिश्रण होते हैं इन्हीं का ये पूरा जो है मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, इसको जो है इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे तत्वों को इसमें निश्चित अनुपात में, जैसे आपने यहाँ पे देखा कार्बन कितना 0.05% मिलाया गया, तो निश्चित अनुपात में इसमें मिलाया जाता है, इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर इसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं यहाँ पे शुद्ध सोना, आपने देखा होगा कि शुद्ध सोना जो कि 24 कैरेट का होता है, जिसे 24 कैरेट का कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी नर्म होता है, बहुत ही 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है। तो इसके आभूषण बनाने में बहुत मतलब कि आभूषण बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई डिज़ाइन, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या फिर तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, और इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग सोने का और 2 भाग तांबा या फिर चांदी का मिलाया जाता है। ठीक है, यदि कोई एक धातु पारद है, यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो है मरकरी जब किस में फॉर्म में था, Hg2S के फॉर्म में जब था ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है, इससे जब मरकरी प्राप्त की जा रही थी तो यही पारद था। तो यदि कोई एक धातु पारद है तो इसे मिश्रातु को अमलगम, तो इसमें अगर कोई और धातु अगर मिला दी जाएगी, यानी कि जो पारा है उसमें कोई और धातु हम मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो शुद्ध धातु की अपेक्षा उसमें मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। देखिए, जो शुद्ध धातु होती है उसकी अपेक्षा जो मिश्रातु यानी मिश्र धातु जो बन के तैयार हुई है उसकी विद्युत चालकता और उसका जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए जैसे तांबा है, तांबा एवं जस्ते की जो मिश्र धातु बनती है वो क्या बनती है, पीतल या फिर टिन बनती है। ठीक है, कॉपर एवं ठीक है पीतल बनती है, और ताम्र एवं टिन की
अलग अलग देखेंगे दोनों को। तो देखिए तांबे और जस्ते की जो मिश्र धातु होती है वो पीतल होती है, और ताम्र और टिन की, कॉपर और टिन की जो होती है उसको हम अभी आगे देखते हैं, उसको हम कांसा कहते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मिश्र धातु होती है वो कांसा होती है। ये दोनों ही विद्युत के कुछ अलग हैं, लेकिन ताम्र का जो तांबा होता है उसका उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा तांबे के जो वायर बनाए जाते हैं, कॉपर के वायर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, सीसा एवं टिन जो है यहाँ पे, जो सीसा जो लेड लिया गया है और टिन लिया गया है, इसकी जो मिश्र धातु है उसका सोल्डर, ठीक है, इसका जो मिश्र धातु जो होता है, मिश्र धातु जो होती है वो उसका सोल्डर बनता है, सोल्डर है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यानी कि इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। विद्युत तार जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए, उनकी वेल्डिंग के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए दिल्ली में स्थित एक लौह स्तंभ है, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करें कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का ये एक चमत्कार है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत है, भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह 1600 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया था। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की थी। इस स्तंभ को ही जो स्तंभ है इसी को ही जंगता से, कि इसमें जंग ना लगे इससे प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व में कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। और ये स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका जो भार है वो 6 टन है, 6000 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये था कि प्राचीन मतलब कि बहुत पहले से ही जो है जो लोहे की चीज़ें हैं उनको जंग से बचाने के लिए कई जो है उपाय इसके खोजे गए हैं। ठीक है, तो ये था कि ये जो चैप्टर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और बहुत ही जो लास्ट वाला पोर्शन तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।